दोस्तों, क्या आपको याद है आज से 2 साल पहले जब गर्मियों का मौसम आया था, यानी साल 2022। इसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। इसी साल इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी कि पाकिस्तान इंडिया में 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियाँ। 2023 में गर्मियों का मौसम इतना जलता हुआ गर्म था कि साइंटिस्ट्स ने कहा कि पिछले 2000 सालों का ये हॉटेस्ट समर था ज़मीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड। इसी तरह फेब 2024 हॉटेस्ट फेब एवर रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने दोस्तों ज़मीन पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। पिछले महीने साउथ इंडिया में और पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसे ही अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए। फिलीपाइंस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया। मई के पहले हफ्ते में इंडिया के कुछ सिटीज़ में फॉरेस्ट फायर्स भी देखी गईं। दुनिया भर में हीट वेव्स की वार्निंग दी जा रही है। एक सीधा काज इस सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। लेकिन क्या ये एक ही काज है? नहीं। आइए इस वीडियो में समझते हैं दो और वजूहात जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और लोकल लेवल पर इसका क्या सोल्यूशन है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि ज़मीन के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ? देखिए, ब्राज़ील में इतने खतरनाक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में टेरिबल ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा ड्राउट जो पिछले कई दहाइयों में नहीं आया। इसलिए कई साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज ने $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट की है बाकी दुनिया से कि स्टारवेशन की सिचुएशन ना आ जाए। इस सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसे कहते हैं एल नीनियो। एल नीनियो वैसे तो ये ज़मीन के क्लाइमेट की एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ओसिलेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ज़मीन का क्लाइमेट बदलता है। इससे ऊपर पहले नंबर पर आता है ज़मीन और सूरज के बीच का जो रिलेशन है। ज़मीन जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, लेकिन इस इफ़ेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट एल नीनियो का ही पड़ता है। ये ऐसी चीज़ है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज़्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, क्योंकि ज़मीन की रोटेशन ही ऐसी है। ज़मीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है कि पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ईस्ट की तरफ समंदर के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समंदर के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज़ को कहा जाता है अपवेलिंग। ये जो पानी समंदर के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडा होता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इसी की वजह से मछलियों और मैरीन लाइफ को भी फ़ायदा मिलता है। अब जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज़्यादा आसानी से हो जाता है और इस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ये हवाएं इतनी तेज़ी से पैसिफिक ओशन के ऊपर से नहीं बह रही तो क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमज़ोर हो गई, ऑलमोस्ट होगी ही नहीं। जो सरफेस पर गर्म पानी है वो कंसिस्टेंटली गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश अब पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफ़ी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमेना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है, लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये हर 4 साल बाद भी हो जाता है, कभी 5 तो कभी 7 साल बाद, लेकिन जब ये होता है तो ये 6 से 12 माह तक चलता है। इस एल नीनियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं और हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स होती हैं इसके पीछे काज भी यही एल नीनियो का इवेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर है वो है साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है एज कम्पेयर टू एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वहाँ ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया।
ये दोनों स्पेनिश वर्ड्स हैं। जो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, जो पैसिफिक ओशंस में होती है, नॉर्मली अगर वो एक्सट्रीम में चली जाए तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली इस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास, और ज्यादा बारिश होने लगती है। ला नीनिया के इवेंट ज्यादा लंबे अरसे तक चलते हैं। ये 1, 2, 3 या 4 साल तक भी चल सकते हैं। एल नीनो का ग्राफ वापस नीचे आ रहा है और साइंटिस्ट्स का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे पाकिस्तान, इंडिया और एशिया पर यह इम्पैक्ट पड़ेगा कि इससे यहाँ का मानसून बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था, इस वक्त बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2023 और 24 की गर्मियाँ बहुत गर्म रहीं। और दुबई में हुई भारी बारिश और फ्लड्स के पीछे भी इसका हाथ बताया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया है। ये कहते हैं कि अगर प्लेन एरियाज में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर हो और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो, इसके अलावा टेम्परेचर 2 कंसेक्टिव डेज के लिए 4 to 5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे, तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6 to 4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेगा 2 कंसेक्टिव डेज के लिए, तो एक सीवियर हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस करता है तो बिना और किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। मई के महीने में दिल्ली या लाहौर में 45 डिग्री का टेम्परेचर टॉलरेट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मुंबई या कराची में 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। हवा में जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल होता जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज़ है? बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कम्प्लीटली सैचुरेट हो चुकी है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा के। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, इतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीने को इवेपोरेट करना। अगर हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हमें पसीना आ ही नहीं पाएगा और हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा रख ही नहीं पाएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसी रीज़न से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसीडर करना ज़रूरी है, और एक मैट्रिक जो इन दोनों चीज़ों को साथ में कंसीडर करता है वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअली में जो गर्मी है वो कितनी गर्म फील हो रही है। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन की वेदर एप्लीकेशन पर आप अक्सर देखते हैं किसी भी एरिया में जैसे लिख रखा है 31 डिग्री लेकिन फील्स लाइक 37। कुछ ऐप्स में रियल फील करके लिखा जाता है या फील लाइक्स वाला इंडिकेटर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और इनका कॉरस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स। अगर 35 डिग्री के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो आपको फील होगा कि ये 41 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है तो फीलिंग आएगी 53 डिग्री सेल्सियस की, और ये रेड कलर की कैटेगरी में आता है, यानी एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट इंडेक्स पर आपको एक हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक होने का बहुत ही हाई चांस है, और यही रीजन है कि फिलीपाइंस में जो अभी हीट वेव आई थी वो इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों, क्योंकि वहाँ पर हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। इवन 32 से लेकर 41 डिग्री का जो हीट इंडेक्स है, इसमें भी आपको एक्सट्रीम कॉशन लेनी होती है। अगर आप धूप में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ भी पॉसिबल है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए। यही रीजन है कि टेम्परेचर वाइज साउथ पंजाब में गर्मी अभी ज्यादा है, लेकिन हीट इंडेक्स कितना बेरेबल है, जून एंड में ये इनटॉलरेबल हो जाता है क्योंकि तब बारिश का मौसम नजदीक होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हालांकि आज हालत ऑलरेडी इतनी खराब हो गई है कि हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस पर टच कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में 56 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। अब इसके अलावा एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव्स का इम्पैक्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा इफेक्ट जिसका सोल्यूशन कहीं ज्यादा आसान है और ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगहें ज्यादा गर्म होती हैं और कुछ जगहें ज्यादा ठंडी होती हैं। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। जहाँ ज़्यादा दरख्त लगे होते हैं पार्क्स वगैरह में, वहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज़ में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, कंक्रीट और ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंग्स लगी हों, 8-8 लेन के हाईवेज हों, असफाल्ट बिछा हुआ हो, ये जगह कुछ ज़्यादा ही गर्म रहती है। हवा ज़्यादा चलती नहीं और रात में जो हीट ऑब्जर्व होती है वो बाहर निकल कर आती है। ऐसे शहर बनाए जाएं जहाँ बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा कंफर्टेबल हो, इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चल कर जा सकें,
इसके अलावा घरों में एसी लगाने की जगह आप इस मॉडर्न ज़माने में जिसे कहते हैं रेडिएंट कूलिंग, इसमें आप दीवारों के अंदर पाइप्स लगाते हैं जिसके अंदर से ठंडा पानी गुजरता है। इससे आपका पूरा घर ठंडा रहता है बिना एसी से। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई नई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा रही है। राजा महाराजा जो फोर्ट्स वगैरह बनाया करते थे वो ठंडा वाटर चैनल्स का इस्तेमाल करके पानी के छोटे छोटे चैनल्स बिल्डिंग के आस पास बहते थे। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से न सिर्फ एक शहर ज़्यादा ठंडा रहेगा बल्कि पैसे भी बचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट को भी फोकस करना होगा कि शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाया जाए और ज़्यादा दरख्त और ज़्यादा पार्क्स वगैरह बनाए जाए ताकि ये हीट वेव का इम्पैक्ट कम से कम हो सके, क्योंकि आने वाले वक्त में ये हीट वेव्स और ख़तरनाक बनने वाली हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, इसके अकॉर्डिंग कुछ ही सालों में हमें ऑलमोस्ट परमानेंट मैरीन हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। साल 2050 तक कई सारे एरियाज़ में 220 से लेकर 250 दिन तक हीट वेव्स देखने को मिलेंगी।